शाखें रही तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ हम आपको इस शो आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुक्मा दत्ता। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे तेजी से कदम बढ़ाती फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। मिजोरम में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने में ये सहायक सिद्ध होगा, ऐसा सभी को उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि सभी के लिए अन्न उपजाने वाला हमारा अन्नदाता अक्सर भूखा रह जाता है, लेकिन अब सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं कि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके और उनके चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और इसके लिए कोशिश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से भी की जा रही है। इसके जो विस्तार है उसको एक और गति दी जा रही है। इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमानों के साथ। And a very warm welcome to all our viewers from me as well. As Nikhil just said, it's the dawn of a new day in the Northeast as Mizoram gets its first mega food park. And it was inaugurated yesterday. The park will benefit the people of Kolasib district as well as nearby districts of Mamit and Aizawl of Mizoram as well, and the districts of Hailakandi and Kachar in Assam. What have been the major developments under the mega food park scheme, for which the government of India provides financial assistance up to ₹50 crore per project, with 6 of them in the northeastern region? How has the scheme fared so far? What kind of a timeline are we looking at when we talk of benefits to farmers and jobs for the unemployed? These and other questions will be answered by our guests who will be joining us in the course of this program. Hello and welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. I'm Rukma. बिल्कुल, और इस समय हम अपने जो ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ अपने दर्शकों से करा दें। हमारे साथ में 2 ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। मनोज जोशी जी जुड़ेंगे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ नंद किशोर कागलीवाल, मेंबर मैनेजिंग कमेटी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। और सबसे खास बात है कि दोनों हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो इन विषय पर विस्तार से चर्चा देंगे। नंद किशोर कागलीवाल जी का इन्वॉल्व रहे हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ में, और दूसरी उनकी स्टडीज़ रही हैं रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के भी मामले में। तो उम्मीद है कि आज के जो हमारे तमाम सवाल हैं उसके ज़रिए हम दर्शकों को बता सकेंगे कि किस तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज़रिए रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ में जो हमारे दूसरे मेहमान हैं नंद किशोर कागलीवाल जी, वो जुड़ रहे हैं। उनसे ये सवाल रहेगा कि नंद किशोर जी, आपसे सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मेगा फूड पार्क्स हैं, ये चाहे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये इसको मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से ये हो सकेगा, किस तरह से जो हमारे देसी उद्योग हैं वो फूल फल सकेंगे और किस तरह से मेक इन इंडिया को इसके जरिए बढ़ावा दिया जा सकेगा? ये वस्तुतः बहुत अच्छा उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी तक जैसे बताया होगा मनोज जी ने आपको, कोई 19 फूड पार्क्स कार्यान्वित हो चुके हैं और 18 होने वाले हैं। इससे देश की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, एक तो वेस्ट कम हो और दूसरा वैल्यू एडिशन हो किसान की आय में। और जो हमारा सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, ऐसे मैं मानता हूँ। अब जब आज की हालत में जब पैंडेमिक को लेकर के पूरे देश की अर्थव्यवस्था, सारे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द सिल्वर लाइनिंग फॉर आवर कंट्री। 50% से ज्यादा जनता हमारी कृषि पर आधारित है। वैसे भले जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% का क्यों नहीं होता, पर बात यह है कि इस बार बारिश वक्त पर है, मानसून बहुत समय पर है, एडिक्वेट है और टाइमली है। इस वजह से मुझे लगता है कि हमारा विकास का दर कृषि क्षेत्र को लेकर के कम से कम 4% होगा। और अगर ये 4% है तो हमारी अर्थव्यवस्था में इसका कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में 0.6% से 1% तक हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर के बारे में, जैसे इट्स नॉट ओनली अ प्रोवाइडर ऑफ फूड, इट्स अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स, इट्स अ प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ प्रोवाइडर ऑफ परचेसिंग पावर। जब किसान के हाथ में पैसा होता है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और उद्योगों से भी जो कुछ मिलता है, जो उत्पादन होता है, उनके खरीदने की क्षमता वहाँ बनती है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा असर पड़ेगा
और मैंने बात थोड़ी देर लेट में ज्वाइन मैं कर पाया हूँ। मैं विशेष करके बधाई देना चाहूँगा झोरम मेगा फूड पार्क जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अभी अभी कार्यान्वित हुआ है, उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। वो एक इलाका है जहाँ मुझे लगता है कि एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन अपने देश का वहाँ आ सकता है। There is a bit of fatigue when it comes to our traditional areas like Punjab and Haryana and Uttar Pradesh. पर ये एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ हमारा नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है। कैन बी द ग्रीनरी ऑफ इंडिया। वहाँ पानी है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर टेक्नोलॉजी वहाँ पर पहुँचे, इस मेगा फूड पार्क जैसे उपक्रम वहाँ पर पहुँचे, तो बहुत बड़ी कृषि के क्षेत्र में वहाँ क्रांति हो सकती है। बहुत सकारात्मक बदल वहाँ पर आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। Right, Mr. Kagliwal, as you've pointed out, the benefits are many, the potential is huge, but we cannot deny that there are many challenges. In fact, the entire scheme, the Mega Food Park scheme, has faced many challenges as it has gone along. One of the major of these challenges is that promoters have faced difficulties in selling the concept to banks, and as a result have failed to secure loans to build the parks. In this change scenario, what is the government doing? What can the government do in order to change this? I think it's a very relevant point that you raised. The most important thing at the moment would be to ensure that the capacity which is created by way of 19 operational food parks is fully utilized. And unfortunately, the banks have been very reluctant. They have treated in the past food parks as a real estate project and not a priority sector. Now that is done, but all the same, the rates of interest continue to be 10 to 11%, which for a project like this, where gestation period is long, is certainly not viable. I would sincerely suggest that very recently, Government of India has come up with a refinance, if I remember the figures right, of about 50,000 crores of rupees being made available to NABARD for refinance. If the financing made to mega food parks by the bank is also made eligible for refinance by NABARD, the rate of interest can substantially come down. So I would urge upon the ministry to please take it up with the appropriate authorities, particularly with Finance Ministry and RBI, so that the rate of interest can come down. Secondly, in the very nature of this project, well, it would take, let's say, at least 2 to 3 years for these projects to really fructify and blossom in the real sense of the term. So hand-holding is required. It's an evolving, when we formulate a policy, we have to keep learning as we go along. Maybe at the ministry level, we need to be more pragmatic and practical when it comes to, there are certain conditions which are rather difficult, even in normal situation, to fulfill. So those conditions which are impractical or which are not possible to be fulfilled should be relaxed, and there is a lot of hand-holding required. Another measure I would say is creating physical capacity is one part, but promoting it requires equal amount of effort. Ministry should earmark at least part of its funds, maybe 5% or 10%, for very actively promoting, aggressively promoting the capacities which are created. It could be through road shows with various embassies who are keen on having a foothold in India. And most importantly, even the Sampada scheme, which I think is a boon. It's a dream scheme, but all the same, it has to be equal amount of effort. Ministry should earmark at least part of its funds, maybe 5% or 10%, for very actively promoting, aggressively promoting the capacities which are created. It could be through road shows with various embassies who are keen on having a foothold in India. And most importantly, even the Sampada scheme, which I think is a boon. It's a dream scheme, but all the same, it has to be made available on tap at least for a period of 3 years, for a simple reason that projects which are now being implemented, I am talking of mega food parks, well, for them, it would be the lifeline. If Sampada scheme is not on tap, there will hardly be any investment
in the new parks which are coming up, or even for that matter, parks which have already come up. Yes. बिल्कुल. So these are the three small suggestions I would say Yes. to review the policies which are practical and implementable, refinance in a manner that cost of funds reduces, and very active, aggressive promotion and concerted efforts for promoting the parks and the capacities created. जी. That would be my. नंदकिशोर जी, जब बात मेगा फूड पार्क्स की हो रही है और ख़ासतौर पर पूर्वोत्तर के विकास की बात हो रही है, तो कितना ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है, जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे हमारे लोकल लेवल पे, वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगेंगी, और उसके साथ ही साथ कितना जो हमारा फूड इंडस्ट्री का जो फूड एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है, कि यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हम बाहर भी भेज सके, एक अच्छा मुनाफा कमा सके, ये कितना कुछ संभव हो पाएगा? देखिए, संभावनाएं बहुत हैं, देश में पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है. हमारे देश में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कोई $30 बिलियन के करीब होगा, विच इज अबाउट 8 to 8.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. अब संभावना ये है कि we as a nation can certainly export $100 billion worth in next 3 to 5 years time. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में वो सब कुछ उपलब्ध है जो चाहिए कृषि के विकास के लिए और इस तरीके के एक्सपोर्ट्स के लिए. इस लैंड्स, हैंड्स, वाटर, सनशाइन, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हमारे पास है. और हम लोग अगर हमारे स्ट्रेंथ एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा राइस हो सकेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस. और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, ये मेगा फूड पार्क में बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं, सर्टिफिकेशन की सुविधाएं हैं, हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएंगे. तो मुझे लगता है कि we should concentrate on a few crops where we have competitive advantage. Like I say, white crops like cotton, sugar, rice, these are very obvious areas. Fruits and vegetables, fish and prawn, and then there could be spices and herbs. These could be the strength areas based on which we can really build a very decent export volume. नंदकिशोर जी, जब वर्ल्ड क्लास फूड मटेरियल की बात हो रही है कि जो फूड इंडस्ट्री से प्रोसेस होकर के निकल के आएंगे और उनको फूड एक्सपोर्ट की भी बात की जा रही है, क्या लॉजिस्टिक्स हो पाएंगे नॉर्थ ईस्ट से? कई बार लगता है कि क्या वो इस जो एयरपोर्ट्स तक पहुंचने के लिए या जो पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए, बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए क्या आसान होगा? किस तरह से ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? क्योंकि एक बार जब ये सारी चीज़ें गति पकड़ेंगी तो शायद मुनाफा और मिल सके, या जो पूरा प्रोसेस है वो चल निकलेगा. आपकी बात सही है, लॉजिस्टिक्स कुड बी अ चैलेंज, खास करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार देती रही है, उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा. और उसके सिवा कोई चारा नहीं है. जब भी हम किसी दुर्गम स्थान में उत्पादन करते हैं और उसको मार्केट तक पहुंचाना हो, तो ट्रांसपोर्ट बिकम्स अ की एरिया, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की जरूरत रहेगी, जो आज तक सरकार देती आई है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. Right. Well, Mr. Nandkishore ji, when we are talking about a business model, this is a relatively new business model, and that has been one of the major stumbling blocks as far as it becoming popular among food processors and people who would actually be part of the business, who would actually relocate to these food parks. This time around, when we are talking about an Atmanirbhar Bharat, and it's clear that the government is fully committed to boost this sector, the food processing sector, what are the steps that have been taken in order to popularize the concept and make it more down to earth? I would say this Sampada scheme is one thing which the word that I used was more like a boon, more like a dream scheme. That's a very good scheme. It needs to be popularized. It needs to be very aggressively marketed. That's one. Second thing is ease of obtaining finance. And more particularly, those who are coming into food sector, they are normally small and medium-sized enterprises, and banks' insistence on collateral, and that to about 100% or more in one way or the other, becomes a big deterrent. So I would say Sampada scheme, ease of obtaining funds, and third most important thing would be marketing tie-up. Here again, government could possibly play a very important role. They can get the large FMCGs together
the organized retail, uh, the big guns in the business, and somehow prevail upon them. Like you have reservation of 30% for SSI units production for to be marketed, similar type of a, I won't say there should be an imposition, but all the same they can be encouraged to buy in their own brand, under their own quality certification, the products produced in mega food parks. Mr. Nand Kishore, if you'd like to add something to that. Certainly ये बड़ा relevant point जोशी साहब ने कहा है electricity tariff का. Food processing is nothing but an extension of agricultural activity. All that you are doing is adding value, reducing waste and adding value. इसको खेती का ही अगर भाग समझा जाए, उसी टाइप का अगर टैरिफ स्ट्रक्चर हो, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये कोल्ड चेन की श्रृंखला है, इसको बढ़ावा मिल सकता है. जोशी जी से मैं और एक निवेदन करूंगा कि जैसे फूड पार्क को कार्यान्वित करने के लिए एक पूरी वहां पर यंत्रणा है, एक स्पेशल सेल उसके प्रमोशन के लिए भी बनाया जाए, एंड अ स्मॉल मे बी an appropriate level of fund should be created for promotion, ताकि ये सब होता रहे. और एक फूड पार्क के साथ में भी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हम जो है हर क्वार्टर में करते रहें, so that all critical success factors could be analyzed, all difficulties can be sorted out, which can go a long way. जोशी जी ने अभी कॉर्न के बारे में कहा. मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि हम कोई 2500 किसानों से जुड़े हुए हैं, जहाँ there is a total integrated approach. We provide the agricultural inputs, agricultural know-how, a guaranteed buyback, और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके कोई 22 गांव के किसान इससे जुड़े हुए हैं, 2500 किसान जुड़ गए हैं. और जैसे मैंने पहले कहा था, इस ढंग से एक सकारात्मक बदल सारे परिवेश में हमको दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि सब जगह हो सकता है. ये सारे फूड पार्क्स की कल्पना, मेरा ख्याल है संकल्पना इस पर आधारित है कि किसानों को कैसे जोड़ा जा सकता है और वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है. Right, sir, and along with the land acquisition, Mr. Kakliwal, we'd like your comment on this. Basic infrastructure could be a major hurdle, as especially in the northeast when we talk about Mizoram, facilities such as power, water and road. What would you say would be the role of the state in this regard? We also have state-run PSUs and in management of these projects. I think it would be difficult for any food park to succeed simply based on the grant that central government provides. There will have to be a very active participation by the state governments. It's not only acquisition of land, it's the plethora of legislation that you have to deal with. Even if you are able to buy the land and an aggregated piece of land, उसके बाद में जितना कुछ करना पड़ता है to get it converted to industrial, the conversion as NA, non-agricultural use, और उसके बाद में जो सारी की सारी और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं होती है, उसके the approval of plans is a nightmare. Frankly, it's a nightmare. So whatever central government is doing is necessary but not enough. In fact, मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि when it comes to food parks, ministry should take all stakeholders of the state on board. There could be a meeting and say these are the problems being faced and how those can be resolved. Can we make life simpler and easier for new units to come in and new parks to be developed? Last mile connectivity becomes a major hurdle. Water, power, road, local clearances, local politics at times. We really have to think in terms of ease of doing business in the real sense. Right. And state governments have to be involved all the way. And unless state governments also become stakeholders or they feel that this park is something which is important for the development of the region or the state, it's difficult for things to move. जी नंदकिशोर जी, अभी जोशी जी ने जो किसानों के बीच में जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो इंडस्ट्री है उसके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात कही. किस तरह से किसानों का भी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, जो परंपरागत जो फसलें हैं उसके बजाय
फल जो है, जो सब्जियां हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं वो और मुनाफा दे सकती हैं, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ज़रिए वो अगर उसके साथ जुड़कर वो और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं? किस तरह से वो माइंडसेट चेंज किया जाएगा जिस तरह से ये जो इंटरडिपेंडेंट वाला जो रिलेशनशिप है ये डेवलप हो सके? किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि अपने देश में सीड इंडस्ट्री बहुत प्रगति, इट्स अ वेरी डेवलप्ड इंडस्ट्री एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी परहैप्स इट इज एट पार विद इवन यूरोप एंड यूएसए। वहां पर सारा का सारा सीड प्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए होता है। मेरा ख्याल है कि इस देश में कम से कम 20 लाख एकड़ में सीड प्रोडक्शन होता होगा एंड दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट व्हिच इज क्रिएटेड बाय द कंपनीज विद द फार्मिंग कम्युनिटी। एक छोटी कंपनी अगर होगी तो कम से कम 10,000 किसानों के साथ काम करेगी, 30,000 एकड़ में सीड प्रोडक्शन होगा। फूड पार्क्स को भी उसी धरती पर किसानों के साथ में एक वास्ता क्रिएट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, और ये मुमकिन है। और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि किसान बहुत प्रगतिशील है, अगर उसको विश्वास हो जाए कि इसमें उसका फायदा है तो जरूर करेगा। और इंडियन फार्मर इज very is very quite open to adopting new technologies and experimenting with new things. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भी स्वीट कॉर्न में कोई बहुत हमें 2 सीजन काम करना पड़ा और आज 2500 किसान करीब करीब जुड़े हुए हैं और ये सब जगह मुमकिन है। ये एक भरोसे की रिलेशनशिप को हमें डेवलप करना पड़ेगा। और अभी जो APMC एक्ट पास हुआ है, जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, उससे भी मुझे लगता है इसको चालना मिलेगी। ये इसका एक फॉर्मुलाइज स्वरूप भी बन सकेगा जहां पर दोनों भी both the parties would have a way of abiding by the. Well, Mr. Kagliwal, Mr. Joshi has told us about the importance of local produce, about how organic farming needs to be boosted. Would you agree that that organic farming, organic food products, those are the major focus areas that need to be concentrated upon? What more can the government do in order to encourage and boost it, and in order to popularize it, so that in the future the Northeast can be on the path towards Atmanirbhar in this sector? Organic is something which is in great demand all over the world. The best that can be done is to create an Indian brand of organic where proper certification is in place. And organic का सबसे बड़ा advantage North East के लिए ये होगा कि because the value addition is more, the price is more, transport, the component of transport becomes comparatively less important. अगर कोई चीज 100 रुपए किलो में बिकती है और उसमें ट्रांसपोर्ट अगर 7 या 8 रुपए लगता है, तो it can possibly afford it. So organic is the right thing to do, more particularly in distant areas where transport is difficult. And there are natural advantages in that ecology because they are unspoiled as of today. Virgin areas, a new technology can be very easily developed based on organic inputs. So that's the right thirst. One point I would like to make here, जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की बात कर रहे हैं, I am very happy for one thing that we are once again rediscovering the importance of agriculture and food processing in this entire process. I would just quote from a report of Dr. Swaminathan, which was done a few decades ago. We said that if we as a nation register a rate of growth of agriculture at just of 4% consistently for a period of 10 years, 4% की ग्रोथ अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होती है 10 सालों तक लगातार, it can achieve 3 things. Number 1, it would certainly reach that magic figure of $100 billion of export. It will create new jobs for 10 crore people, that too at the grassroots level, without requiring much of capital investment and without disturbing any ecological balance. It will not create any pollution. And more importantly, it has potential to banish poverty from the face of rural India. So that is the potential. And I'm happy that we are talking about निर्भर और उसमें हम कृषि और फूड प्रोसेसिंग को एक महत्व का स्थान देने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील हैं। जब one point I would like to make here, जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की बात कर रहे हैं, I am very happy for one thing that we are once again rediscovering
the importance of agriculture and food processing in this entire process. I would just quote from a report of Dr. Swaminathan, which was done a few decades ago. We said that if we as a nation register a rate of growth of agriculture at just of 4% consistently for a period of 10 years, 4% की growth अगर agriculture के क्षेत्र में होती है 10 सालों तक लगातार, it can achieve three things. Number one, it would certainly reach that magic figure of $100 billion of export. It will create new jobs for 10 crore people, that too at the grassroots level, without requiring much of capital investment and without disturbing any ecological balance. It will not create any pollution. And more importantly, it has potential to banish poverty from the face of rural India. So that is the potential. And I'm happy that we are talking about Nirbhar, और उसमें हम कृषि और फूड प्रोसेसिंग को एक महत्व का स्थान देने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील हैं. And in fact, for Atmanirbhar Bharat, all our best wishes to Zoram Mega Food Park. I believe it could be the harbinger of agricultural development and food processing industry in that area. And it's a very good beginning. It's indeed a very good beginning. Right, and a very good beginning. Which is, yeah, that's it. And my last submission would be equal emphasis or stage should now be given on fullest utilization of capacities which are now created by way of 19 food parks which are already operational. We have to, we have to make every possible effort to reduce mitigate their difficulties so that they become vibrant and viable. Well, it said that well begin is half done. तो ये जो अच्छी शुरुआत हो गई है तो उससे ज़रूर हम बहुत आगे जा सकेंगे. मनोज जोशी जी, आपका बहुत शुक्रिया. नंदकिशोर कागलीवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस शो में आप आए, अपना कीमती वक्त दिया और इस पर विस्तार से आपने चर्चा की. हम उम्मीद करते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, ख़ासतौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जिस तरह मेगा फूड पार्क्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच सकेंगे. And as our guest in the show pointed out, 19 food parks already operational. As Mizoram gets its first mega food park, there is great hope and anticipation as the focus is on jobs and doubling farmers' income. That's all we have for you in this edition of Atmanirbhar Bharat. Many thanks to our guests and to all our viewers as well. Namaskar.